बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। नहीं लेंगे इस्तीफा नहीं लेंगे। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई। जी हां, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस ने संदीप सिंह केस को लेकर जमकर हंगामा किया। सरकार और सीएम ने हालांकि साफ कर दिया है कि संदीप सिंह पर केवल आरोप लगे हैं, वो दोषी नहीं हैं। वो उनका इस्तीफा लेने का सवाल ही नहीं उठता, ये सीएम कहते नजर आए। संदीप सिंह के अलावा ओपीएस की बात करें तो ओपीएस को लेकर भी कांग्रेस ने आवाज उठाई है। ऐसे में पहले दिन की कार्यवाही को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट आप देखें। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज आसार के मुताबिक हंगामेदार करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले जरा कार्रवाई। जी हाँ, पहले दिन जहां राज्यपाल ने अभिभाषण पेश किया, सरकार की उपलब्धियां बताई, तो वहीं मुख्य विपक्ष पार्टी ने मंत्री संदीप सिंह को लेकर सरकार पर जमकर प्रहार किया। जी हाँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथों में बैनर, तख्तियां उठाए पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में संदीप सिंह के इस्तीफे की आवाज बुलंद की। लेकिन सीएम मनोहर लाल की ओर से साफ शब्दों में संतुष्ट किया गया कि संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लेंगे, क्योंकि आरोप लगने भर से कोई दोषी नहीं होता। नहीं लेंगे इस्तीफा नहीं लेंगे। जांच हो रही है, दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, या तो अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे दें, या इस्तीफा देंगे, क्या वो देगा कि नहीं देगा, एक ही जवाब। नहीं लेंगे इस्तीफा नहीं लेंगे। बड़ी परेशानी की बात है। नहीं लेंगे इस्तीफा जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते। सदन में सरकार और कांग्रेस आमने सामने नजर आई। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को कल यानी मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन सदन के बाहर भी नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने फिर संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग को दोहराया, तो कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने दो टूक में जवाब दिया कि इस्तीफा तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि केवल आरोप लगे हैं और जांच जारी है। सरकार जब लोगों की आवाज है, आप देख रहे हैं जगह जगह पंचायत हो रही है। उन्होंने कहा मेरे को ये नहीं, मैं इस बात में नहीं हूँ, मैं इस बात का हामी हूँ कि भाई मैं दोषी या निर्दोष की बात नहीं करता, लेकिन एक मंत्री हैं, उनके ऊपर एक सवाल उठा है, तो जब तक जांच नहीं होती उनको नैतिकता के तौर पे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, या मुख्यमंत्री जी को मान लीजिए। और ये जब उनके पार्टी के अध्यक्ष धनखड़ साहब ने ये बयान आया उनका, अब पता नहीं आप लोगों ने आपने छापा है, उन्हें क्या बयान छपा उनका क्या बयान छपा, उनका बयान छपा है हम अपने संदीप सिंह को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे जब तक जांच से क्लियर ना हो जाए। जांच करें, किससे क्लियर हो जाए, नैतिक तौर पर इस्तीफा दे दें, उसके बाद अगर वो निर्दोष निकले तो उनको स्टेट क्यों बनाए, कैबिनेट मिनिस्ट्री बना के रखें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें, हमारे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब तक जांच नहीं होती उस समय तक जो है उनको नैतिकता तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं मुख्यमंत्री जी को मांग लेना चाहिए। कोई भी आरोप अगर किसी भी व्यक्ति पर है तो निश्चित तौर से जांच के बाद ही पता चलेगा कि उसकी सत्यता क्या है। तो मैं अपने इन सहयोगियों से, साथियों से पूछना चाहता हूं कि इनके लीडरों के ऊपर बहुत से आरोप हैं, तो क्या उनको आज ही सजा दे दें? जब तक वो सिद्ध नहीं होते तब तक किसी भी व्यक्ति को गुनाहगार या दोषी नहीं माना जा सकता। अगर संदीप सिंह जी के ऊपर आरोप है तो निश्चित तौर से उसकी जांच चल रही, और जांच कोई हमारे अंडर नहीं है। उसकी जो एसआईटी गठित हो रही वो चंडीगढ़ पुलिस की है, और चंडीगढ़ पुलिस यूटीए का रिश्ता है, और वही उसकी जांच कर रही। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से सबको इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जाहिर है संदीप सिंह को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हवाला देते हुए कांग्रेस हरियाणा सरकार को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि जब तक संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। वहीं ओपीएस को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। ऐसे में साफ है संदीप सिंह से लेकर ओपीएस, ई टेंडरिंग, लोहारू हत्याकांड के अलावा महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पीपीपी जैसे कई मुद्दों पर सरकार को
कटघरे में खड़ा करने वाली है। देखना यह है कि सरकार किस तरह से विपक्ष के आरोपों का जवाब देती है और सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर कितनी चर्चा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तो संदीप सिंह केस को लेकर पहले दिन की कार्यवाही को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष कटाना जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी और राजकुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। गहलोत जी, कांग्रेस विधायकों ने आज जमकर हंगामा किया है, तख्तियां लेकर, बैनर्स लेकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन सरकार जब ये कह रही है कि केवल आरोप लगे हैं, जांच हो रही है, जांच का तो कम से कम इंतजार करें आप लोग। देखिए ज्योति जी, नेता विपक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ही बात कही कि हम ये नहीं कह रहे कि दोषी है या नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हैं और वो आपकी सरकार में मंत्री है और आरोप महिला द्वारा लगाए गए हैं, महिला कोच द्वारा लगाए गए हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, एक अध्यापक के लिए वो कहते हैं, हमारे संस्कृति रही है कि कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद मिलाए। तो गुरुओं का स्थान हमारे यहाँ बहुत ऊपर रखा गया है। और जिस तरीके से हरियाणा में भाजपा की सरकार का पिछले 8.5 साल का कार्यकाल जो चल रहा है, कोई भी जांच हो, ये लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं कि एसआईटी गठित कर दी है। मुझे एक एसआईटी बताएं जिसने जांच कर कर किसी को कसूरवार ठहराया हो या जिसकी जांच पूरी हुई हो। अगर हुड्डा साहब ने ये बात रखी है कि भैया ठीक है, तो आप अगर वो जांच में शामिल होता है, नैतिकता के आधार पर अगर संदीप सिंह इस्तीफा देता है और अगर वो निर्दोष पाए तो आप उसको कैबिनेट मंत्री बनाओ, हमें क्या दिक्कत है, आप उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ। लेकिन जब किसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो उस महिला के सम्मान के लिए, हरियाणा की बेटी के सम्मान के लिए कम से कम नैतिकता के आधार पर वह आदमी अपनी मंत्री पद से तो इस्तीफा मांगने का अधिकार हरियाणा की जनता भी रखती है, हरियाणा के कांग्रेस के नेता भी रखते हैं। और विपक्ष होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हरियाणा की वो जनता की आवाज, वो जन जन की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश में बैठी खट्टर सरकार हो, जो सिर्फ मन की बात करते हैं, लोगों की जन की बात ना वो सुनते हैं, ना जन की बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल साफ रवैया रहता है, चाहे आज से पहले कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष रहे ब्रिजभूषण जी, क्या रहा, हमारे प्रदेश की वो महिला खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल लाए, जिन्होंने भारतवर्ष का तिरंगा को विदेशों में लहराया, ओलंपिक गेम्स में जो गोल्ड मेडल लेके आए, जिन्होंने हरियाणा का सबसे ऊंचा मान सम्मान किया, वो महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर कितने दिन धरने पर बैठी, कितने आंसुओं से उन्होंने अपनी बात रखी। उन लोगों का क्या हुआ? सिर्फ आश्वासन, सिर्फ एसआईटी। क्या ब्रिजभूषण ने इस्तीफा दिया? बल्कि आरोप और लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ये तो माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहकावे में, मतलब देश के खिलाड़ी जो देश के लिए खेल रहे हैं, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, जिन्होंने देश का झंडा लहराया है विदेशों में, जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इनके पास उसको कहने के लिए भी कांग्रेस के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा, ना उसका कुछ हुआ। एक और गृह राज्य मंत्री था टैनी, उसका क्या हुआ, जिसके लड़के ने सरेआम किसानों पे गाड़ियां चलाई, आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। उनके फादर का कहां, उन्होंने इस्तीफा ले लिया। तो इस्तीफा लेने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं, चाहे वो कितना भी सभी बातों का उत्तर हम लेंगे। गहलोत जी आपके पास आए, उससे पहले राजकुमार जी, कैसे समझा जाए संदीप सिंह का जो बचाव सरकार कर रही है, क्या संदेश आप देख रहे हैं? देखिए ज्योति जी, मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, इस घटना के पकड़ते दो पहलू हैं। एक है नैतिकता, और नैतिकता का पैमाना लागू होता संदीप सिंह के मामले में। अगर वो नैतिक आधार पर इस्तीफा देते तो एक आदर्श पहल होती है नैतिक मूल्यों की दृष्टि से राजनीतिक जीवन। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री उनको हटा दें, सरकार उनको हटाते, वो कानूनी दृष्टिगत, कानूनन कार्रवाई तब बनती है जब वो दोषी साबित हो जाते हैं। तो सरकार के पास कोई आधार नहीं है, मुख्यमंत्री के पास कोई आधार नहीं है, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि वो संदीप सिंह को बर्खास्त करें, उनसे इस्तीफा मांगे, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाती।
दोषी है निर्दोष है वो जांच से पता चलेगा। नहीं राजकुमार जी, सीएम अगर चाहें अपनी टीम में किसे रखना है किसे नहीं रखना है, किसे जगह देनी है, तो विपक्ष तो ये मांग कर रहा है कि अगर वो मोरल ग्राउंड पर नहीं देते हैं इस्तीफा तो सीएम उनसे इस्तीफा ले लें। मैंने वही कहा कि नैतिक मामला व्यक्तिगत होता है, सरकार के लिए नहीं होता है। सरकार की अपनी संवैधानिक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, उसके तहत चलती है। जब तक कोई निर्दोष है या दोषी साबित नहीं हुआ तब तक उसको हटाने का या उससे इस्तीफा मांगने का आधार क्या है? नैतिक आधार में विपक्ष इस्तीफा मांग सकता है, संदीप सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार के पास बिल्कुल ठोस आधार है, जब तक दोषी साबित नहीं होते उनको नहीं हटाए। ठीक है, उनसे इस्तीफा। जहां तक संदीप सिंह का सवाल है, वो नैतिक आधार पर अगर महसूस करते हैं कि उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए राजनीतिक जीवन में नैतिक मूल्यों की, तो इस्तीफा दे सकते हैं। और विपक्ष को पूरा अधिकार है कि नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगता है। मुझे लगता है दोनों पक्ष अपनी जगह सही है और ये सिर्फ राजनीतिक नजरिए की बात। जी गहलोत जी, कांग्रेस कहती है कि एक तरफ तो आप लोग, आपकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और दूसरी ओर हरियाणा की एक बेटी जूनियर महिला कोच मंत्री पर गंभीर आरोप लगाती है, उसके बाद भी इस्तीफा नहीं लिया जाता मंत्री का। हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत बुलंद किए हुए है और हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 50% पंचायत में सरपंचों में आरक्षण देने का काम किया है। दूसरा मैं ये कहता हूं कि आरोप लगाए उसकी जांच हो रही है, एसआईटी गठित कर दी गई और हमारी जो सरकार है वो ना तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में और ना संवैधानिक संस्थाओं में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, वो अपनी जांच कर रही है। उसकी जांच रिपोर्ट जो आएगी उसका जो भी रिजल्ट आएगा ये उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी मैं एक और बात कहता हूं, मैंने कांग्रेस के नेता को सुना और विधानसभा में भी सुना, उन्होंने नैतिकता की बात की। कौन आदमी नैतिकता की बात कर रहा है ये सोचने का विचार है। जिस आदमी के खिलाफ 6 एलिगेशन लगे हुए हैं और 6 एलिगेशन में वो एफआईआर दर्ज होने के बाद जमानत पर है, वो आदमी नैतिकता की बात कर रहा है। क्या वो अपोजिशन लीडर के पद पर बैठा है, उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? वो पहले इस्तीफा देने के बाद ही दूसरों पर सवाल उठा सकते हैं। जिसका सारा का सारा जीवन ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो और वो नैतिकता की बात करे, मुझे ये समझ नहीं गहलोत जी आपकी ठीक है, आप लोग भी आप लोगों पर कोई सवाल उठेगा तो पलटवार तो करेंगे, लेकिन एक तो करप्शन के आरोप हैं। हालांकि इन आरोपों को भी या किसी के दोषी पाए जाने पर भी महिमा मंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरफ यौन शोषण के आरोप लगते हैं, कोई महिला आरोप लगाती है किसी पर, तो क्या आप इसमें कोई अंतर नहीं देखते हैं? और नेता विपक्ष होना और मंत्री होना, इसमें आप कोई अंतर नहीं देखते हैं? देखिए, मैं महिलाओं की खास तौर पर बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आरोप लगे हैं, ये वाकया बताते हैं 1 साल पहले का, और आरोप किसकी कोठी पे बैठ के लगाए गए? अभय चौटाला की कोठी पर, जिनके राज में क्या होता था सब लोग जानते हैं। आज वो लोग नैतिकता की बात करें, देखिए मैं तो लोकदल की बात भी करता हूं। जब ओम प्रकाश चौटाला जी खुद मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ कितने एलिगेशन लगे थे और उनको 10 साल की सजा भी हुई थी। क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था? कोई एलिगेशन लगाने से कल को कोई आपके खिलाफ भी, मेरे खिलाफ भी, दूसरे लोगों के खिलाफ भी एलिगेशन लगाएगा तो उसको एकदम हटा दोगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब तक रिपोर्ट नहीं देती, ये तो एक अन्याय हो जाएगा कि कोई भी आदमी आके किसी पे आरोप लगा दे और उसको हटा दो। तो वो जब तक एजेंसी जांच करके वो बरी होगा तो तब तक तो उसकी विधानसभा का समय निकल जाएगा। आप ये जो बात कह रहे हैं कि किसकी कोठी पर बैठकर आरोप लगाए गए, तो क्या बीजेपी को इस बात में भी डाउट है कि ये स्क्रिप्टेड हो सकता है या इसके पीछे प्लांटेड हो सकता है, या जो आरोप लगाए गए हैं शुरुआत से आप लोग ये मानकर चल रहे हैं फिर कि आरोप तो सही नहीं है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ चाहे आरोप कैसे भी हो, लेकिन हमने तो तुरंत एसआईटी गठित करके उसके जांच कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि हमने एलिगेशन लगा और जांच ना कराई हो, हम जांच करा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ होता है। आरोपी तो पता नहीं कितने लोग हैं, आरोपी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं, आईडी के, उनके खिलाफ भी छापे पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं। आज तक किसी ने क्या आरोपित होने पर इस्तीफा दिया है? ये तो आरोप अगर सिद्ध हो जाता है लोग तब भी चिप के बैठे रहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी पार्टी बहुत पारदर्शिता की पार्टी है, सबका सम्मान करती है
और कोई भी हम इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में नहीं करते। वो रिपोर्ट जैसे भी आएगी, अगर वो दोषी मिलेंगे तो वो जरूर बर्खास्त किए जाएंगे या अपने वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे, बर्खास्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक अपना आदमी को सम्मान की भी बात होती है। जब उनको ये लग रहा है कि उनके खिलाफ तो गलत एलिगेशन लगाए हैं और सही एलिगेशन होते हैं तो आदमी खुद ही इस्तीफा दे के चला जाता है। तो उन्होंने खेल विभाग तो छोड़ दिया ना उन्होंने। देखिए, खेल विभाग उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि जो आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें ये ना हो कि भाई मंत्री उसी विभाग का बैठा है तो इंक्वायरी फेयर नहीं होगी। उन्होंने नैतिकता के आधार पर उसके चलिए, नैतिकता के आधार पर उन्होंने एक विभाग छोड़ दिया जिससे जुड़ा ये मामला है। अजय गुलिया जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि सीएम ने तो आज एक के बाद एक बार 5 बार इस बात को रिपीट किया कि इस्तीफा नहीं लेंगे। मानता हूँ कि देखिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और होता भी है और सभी को करना चाहिए। राजनीतिक किसी भी दल से ऊपर उठ करके होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो आज नेता प्रतिपक्ष है उनके पास कैबिनेट का रैंक है, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक होता है नेता प्रतिपक्ष। सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कितने आरोप हैं? क्या उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मेरे ऊपर आरोप है, मेरे ऊपर एलिगेशन है और मैं चार्जशीटेड हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष ना रहूं, किसी और को ये मौका दिया जाए? क्या सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बात कही? नहीं कही। अब देखिए, एक चीज और है, राय से विधायक थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, किस प्रकार से उनका कैंडिडेचर को कैंसिल किया गया और दूसरे को जिताया गया, लेकिन वो अपना टर्म पूरा कर गए। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि वो किस। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, देखिए ज्योति जी, महिलाओं का सम्मान है हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में है। तो गुलिया जी, राजनीति में तो जैसे जैसे नेता बड़े होते जाते हैं, आरोप भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं। अधिकतर जो आरोप हैं वो करप्शन से जुड़े होते हैं। इसमें किसी भी दल की हम बात कर लें तो ये कांग्रेस जिस बात को मुद्दा बना रही है वो बेटियों का मुद्दा के, सुरक्षा का मुद्दा के, एक बेटी ने आरोप लगाया कि इस बात को तूल दिया जा रहा है। नहीं, क्या जो चीज उन्होंने स्वयं अपना खेल विभाग छोड़ा कि नहीं छोड़ा? उन्होंने अपना विभाग छोड़ दिया। जिस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे थे कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं या किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं खेल विभाग में रहते हुए, उन्होंने खेल विभाग को छोड़ दिया। अब खेल विभाग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास है, तो जो आरोप थे कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं वो आरोप तो खत्म हो गए। अब देखिए, अब आरोप तो जो किसी को लगा सकता है, न किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में हम बात कर रहे हैं। हम तो एक कानून के जानकार होने के नाते आप और हम बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप हैं, उन्होंने खेल विभाग को छोड़ दिया है। अब अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो वो इस्तीफा भी देंगे और उनके ऊपर पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई, पार्टी की तरफ से तो मैं नहीं कह सकता ज्योति जी, क्योंकि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वो क्या कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से अगर वो सिद्ध होंगे, वो आरोप सिद्ध होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक चीज सोचनी चाहिए और सबको समझनी भी चाहिए, देखिए आरोप लगाए और मैं तो एक चीज और मैं तो इससे बढ़कर के एक चीज कहता हूँ ज्योति जी कि वो जो बेटी है वो मेरे गृह जिले झज्जर की है, मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। अगर उसने कोई आरोप लगाए हैं तो उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सच साबित होते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग हम भी करते हैं, पार्टी भी करती है और सभी करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने खेल विभाग को छोड़ दिया है और उसके ऊपर जांच होने दें। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ने एक बात कही कि चंडीगढ़ पुलिस की SIT गठित है, वो जांच कर रही है। अब इनको ये है कि कोई उसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो ये सारी चीजें देखिए, ये राजनीतिक आरोप है, इनका मैं पूर्ण रूप से ये कहता हूँ कि ये नहीं होने चाहिए। देखिए, अदालत के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ हैं, उन्होंने अपना खेल विभाग बिल्कुल छोड़ दिया है, अब वो दूसरे विभाग को देख रहे हैं, जांच हो रही है। अगर जांच में कुछ निकल करके सामने आएगा, आरोप सिद्ध होंगे, तो बिल्कुल मैं आपको आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और ठीक है, फिर तो फिर ठीक है, सरकार भी कहती है, सीएम भी कहते हैं, सभी का ये कहना है कि अगर दोषी पाए गए तो हम भी एक्शन लेंगे। रेणु साहब, अभी बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि आरोप तो लगते रहते हैं, जिसमें चौटाला साहब का भी जिक्र किया गया, हुड्डा साहब का भी जिक्र किया गया कि
अगर आरोप लगे हैं, केवल आरोप भर लगने से इस्तीफा मांगना ये जायज नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ ज्योति जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी के साथी ने चौटाला साहब का नाम लिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किसी इस तरह के आरोप में उनके ऊपर आरोप नहीं लगे थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 लड़कों को नौकरी देने का काम किया था, 3206 घरों के चूल्हे जलाने का काम किया था और उसके बाद उनकी सारी इंक्वायरी हुई। भ्रष्टाचार का कहीं भी 1% भी कोई मुद्दा नहीं मिला और इसके बावजूद जो उनको सजा हुई, उन्होंने बिल्कुल अपने एक अनुशासित तरीके से सजा को पूरा करके वो बाहर आने का काम किया। और ये जो एक आरोप है, ये एक अलग प्रकार का आरोप है। अभी साथी कहते हैं कि अभय सिंह के ऑफिस में जाकर के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। देखिए ज्योति जी, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रशासन जानता है इस बात को कि जब इस लड़की को तंग किया गया, अपनी कोठी पर बुला करके इसके साथ छेड़छाड़ करने का काम किया गया, उसके बाद ये जो है वहां के एसपी साहब से मिलने का काम करती है, गृह मंत्री से मिलती है, कहीं इसकी सुनवाई नहीं होती, डीआईजी से मिलती है, वहां उसकी सुनवाई नहीं होती, ये जो है ना मुख्यमंत्री से मिलती है, वहां उसकी सुनवाई नहीं होती। फिर आखिर में जाकर के ये अभय सिंह जी के पास जाती है और अभय सिंह जी हारे का सहारा बन करके इसके साथ खड़ा होने का काम करते हैं। सरकार का तो 100% प्रयास था कि इस मुद्दे को यहीं पर दबा दिया जाए और इसको आगे ना जाने दिया जाए और करोड़ों रुपए की इस बेटी को ऑफर देने का इन्होंने काम किया कि भाई आप इस मुद्दे को यहीं पर दबा दो और इसके अलावा विदेश में इसको सेटल होने के लिए ऑफर देने का काम किया गया। इस सब के बावजूद भी जिसका सहारा अभय सिंह चौटाला जी बने और इसके बावजूद इनको ऑफर दी जाती है और फिर ये कहते हैं कि जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तब कार्रवाई होगी। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जब ये चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज होगी, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, आफ्टर दैट ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं हरियाणा पुलिस की। उसके पीछे क्या मंशा थी हरियाणा सरकार की? वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का क्या मकसद था, क्या मतलब था और उसकी क्या रिपोर्ट आई? आज तक वो भी पब्लिश नहीं करने का काम किया गया। आप बात कंप्लीट कीजिएगा, आप बात कंप्लीट कीजिएगा। एक तो देखिए, चंडीगढ़ में चूंकि मामला दर्ज करवाया गया तो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एसआईटी गठित की गई, लेकिन हरियाणा के मंत्री हैं और हरियाणा की महिला अधिकारी हैं, इसलिए हरियाणा डीजीपी की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया अपने स्तर पर। चंडीगढ़ पुलिस की अलग से जांच चल रही है। व्हाट वाज नीड ज्योति जी, ये नहीं एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। उसकी क्या जरूरत थी? जब चंडीगढ़ पुलिस अपना काम कर रही है तो उसको करने देते। उसका जो रिजल्ट आएगी फैसला तो चंडीगढ़ पुलिस ने करना है, ये थोड़ा फैसला। इसके बाद जो थी सबसे बड़ी जो शर्मनाक बात है, अगली बात और सुन लो आप, सबसे बड़ी शर्मनाक ये बात है कि एफआईआर दर्ज है, यौन शोषण का उसके ऊपर आरोप है और वो पेहवा में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं। क्या राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए ये उचित कदम था कि इनको वहां पर राष्ट्रीय ध्वज से फहराने का काम किया जाए? ज्योति जी, स्पष्ट रूप से तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से सोनीपत में माननीय मोदी जी ने रैली करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और हरियाणा प्रदेश में ये जीके का क्वेश्चन बन गया था कि भाई ये कब नारा दिया गया था, कहां दिया गया था। आज ये उनके खिलाफ है पूर्ण रूप से, बेटियों के विरोध में। और बेटियों के विरोध में नहीं ज्योति जी, हर जरूरतमंद के विरोधी सरकार है ये। आप बुजुर्गों को ले लीजिए, बुजुर्गों की इन्होंने जो सम्मान भत्ता चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किया था उसको किस प्रकार से काटने का काम किया, आय के साथ जोड़ने का काम किया। और इसके अलावा हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी साथी हैं उन्होंने बताया, हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह था कि एज स्लैब बनाई थी, भाई 65 साल के बाद, 70 साल के बाद, 75 साल के बाद जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनकी पेंशन बढ़ाने का काम किया जाएगा, जो 5%, 10%, 15% के हिसाब से। और वर्षों से वो नोटिफिकेशन पास हुआ पड़ा है, आज तक उसको लागू नहीं करते हैं। पेंशनर को पेंशन नहीं देते, उनकी बढ़ोतरी नहीं करते, बूढ़ों को पेंशन काटने का काम करते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो कितना बुरा हाल इन्होंने प्रदेश में मचा रखा है ज्योति जी। अगली बात देखिए, ये दावा करते हैं कि हमने पढ़ी लिखी पंचायत बनाई है। ठीक है, पढ़ी लिखी पंचायत बना दी, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पढ़ी लिखी पंचायत आपने सड़कों पर बिठाने के लिए बनाई थी? वो सारे 70,000 प्रतिनिधि आज सड़कों पर बैठे हैं। सारे मुद्दों पर आज ही बात करेंगे। हाँ नहीं, सारे नहीं, मैंने संदीप सिंह के बाद, हाँ देखिए ज्योति जी, मुद्दा नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए और वो सड़कों पर बैठे हैं, 3 महीने से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये कह रहे कि हम जो है ना ये बिल्कुल भी इसको नहीं मानेंगे, इनको ई टेंडरिंग से ही कार्य करवाने पड़ेंगे।
तो ये आज हरियाणा प्रदेश में ज्योति जी लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही, राजतंत्र की स्थापना कर रहे हैं और ये अभिमान में भरे हुए हैं। 2024 में इनका सुपड़ा साफ होना है। अब जो हमारी अभय सिंह चौटाला जी एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने तो अच्छा एक और ज्योति जी नहीं रवि साहब, आपने तो किसी हर एक विषय पर बात कर ली, आपने तो हर एक मुद्दे पर बात कर ली। अब आप एसपीआई पर भी आ गए। हम कोशिश करते हैं ना कि मुद्दे पर बात करें। गुलिया साहब कुछ कहना चाहते? ज्योति जी ठीक है, उस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात ले लो। एसपीआई इंडेक्स आया ज्योति जी अभी, उसका क्या हाल है? हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। आज हरियाणा का हर नागरिक असुरक्षित है। ये प्रधानमंत्री ऑफिस, चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी जारी की रिपोर्ट। अजय जी देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ऐसी आजादी किस राजनीतिक दल में होगी कि जिसका प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके ये कह सकता है कि वो मेरे गुजर जिले की बेटी है और मैं चाहता हूँ उसको न्याय मिले और हम उसके पक्ष में खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं। ऐसी आजादी मैं कह सकता हूँ कि जननायक जनता पार्टी के अलावा किस राजनीतिक दल में है जो कहते हैं कि हम बेटी के पक्ष में खड़े। लेकिन एक चीज है, कानून से ऊपर तो ज्योति जी ना आप है, ना मैं हूँ, ना कोई है। अगर चाहे कोई प्रदेश का मंत्री है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, चाहे देश का प्रधानमंत्री भी है, वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना काम करेगा। तो आजादी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन झज्जर के लोग, झज्जर की बहुत सारी खापें हैं, आसपास की भी खाप खुलकर साथ आ गई हैं। वो तो मंत्री को बर्खास्त किया, वो तो इस तरह से साथ है कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए। और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो, तो ये बात तो सभी कर रहे हैं ना जी गुलिया, जिसमें उसमें अलग क्या है? नहीं बिल्कुल, मैं तो एक जांच तो होनी है। देखिए ये तो स्पष्ट है कि जांच का रिजल्ट तो आए। इन्होंने कहा हरियाणा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों? अरे अगर चंडीगढ़ की कमेटी को या चंडीगढ़ की पुलिस को अलग रिपोर्ट देगी तो क्या हरियाणा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया जाएगा? लेकिन वो तो इसलिए है ना कि बेटी को और सुरक्षित माहौल दिया जाए कि हरियाणा प्रदेश की तरफ से भी जहाँ की वो बेटी है, जहाँ से वो बिलोंग करती है, उस प्रदेश की सरकार ने भी इसके लिए फैसला लिया कि अगर उसके आरोप में सच्चाई है। तो आपके जिले की बेटी का तो ये भी कहना है कि डिप्टी सीएम को भी अप्रोच किया गया था कि वो भी मदद करें। नहीं तो दुष्यंत जी ने स्पष्ट कहा कि कमेटी बना करके जांच करें। अच्छा। मैं एक चीज मानता हूँ ज्योति जी, दुष्यंत जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम कमेटी का भी गठन करेंगे, हम जांच भी करवाएंगे, अगर आपके आरोप सच होंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए किसी के ऊपर आरोप लगा देना नहीं लगा देना ये अलग इशू है, लेकिन एक चीज हम जरूर स्पष्ट रूप से कहेंगे कि कोई भी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर राजशाही नहीं है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज है। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी कानून से बड़े नहीं है, वो भी कानून के दायरे में है। अगर कोई भी जांच में हरियाणा प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर रहा हूँ, पूर्व खेल मंत्री के ऊपर कोई भी जांच के अंदर आरोप सिद्ध होते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से लोगों को संशय था कि खेल विभाग में रहते हुए वो प्रभावित कर सकते हैं, तो स्वयं उन्होंने खेल विभाग, लोगों का तो ये भी कहना है कि मंत्री रहते हुए भी प्रभावित कर सकते हैं अगर लोगों के कहने पर ही जाते हैं। चलिए मनीष जी, अभी जेजेपी और बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि आपके भी बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप हैं, यहाँ तक कि जमानत पर भी हैं, तो केवल संदीप सिंह को लेकर ये फॉर्मूला काम करेगा कि आरोप लग गए तो अब इस्तीफा दे दें? क्या आपकी पार्टी के नेताओं पर ये लागू नहीं होता है? देखिए गहलावत साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा जी हुड्डा साहब के ऊपर भी आरोप है, हुड्डा साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो हुड्डा साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि जो हरियाणा की जनता की आवाज को विधानसभा में उठाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो जितनी खिलाफत आज हरियाणा में, चाहे जवान की, चाहे किसान की, चाहे महिलाओं की, चाहे युवाओं की, चाहे बेरोजगारी की, जो ये मुद्दा उठाएगा उसके ऊपर, उस मुद्दे पे बात ना करके ये हुड्डा साहब के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको एक आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं, जो एफआईआर की बात कर रहे हैं। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। 102 छापे मारे ईडी ने, 102, और 2014 से लेकर 2022 मात्र 8 साल में, जहां 10 साल में 100 छापे लगते हैं, वहां 8 साल के अंदर 3000 छापे लगते हैं। 3000
जिसमें 99% छापे विपक्षी दलों पर लगाए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम है। और जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो विधानसभा में इनके खिलाफ बोलेगा, जो लोकसभा में इनके खिलाफ बोलेगा, इनके पास एक ही हथियार है, वो है ईडी और सीबीआई, जिसका जीता जागता सबूत मैंने आपको उदाहरण में पेश करा। हुड्डा साहब क्यों अगर एफआईआर दर्ज करी, अगर हुड्डा साहब को कहीं क्लीन चिट मिली और कहीं किसी मामला कोई चल रहा है तो वो तो सबके संज्ञान में है। लेकिन यौन शोषण का मामला एक महिला अधिकारी द्वारा लगाया गया, एक महिला कोच के द्वारा लगाया गया और मंत्री पे लगाया गया। नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी और उसके बाद आप ये कहते हैं कि वो व्यक्ति झंडा फहरा रहा है, आप उसके सम्मान में आप उसको झंडा फहरा रहे हो। तो क्या उस महिला, मेरे भाई जेजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हम बेटियों के साथ हैं, वो झज्जर की बेटी है, तो क्या ये झज्जर की बेटी की सम्मान की बात है कि वो मंत्री झंडा फहरा रहा है? क्या ये झज्जर की बेटी के सम्मान की बात है? जहां एफआईआर चंडीगढ़ में दर्ज हुई तो उसमें एसआईटी की जरूरत क्या पड़ गई? एसआईटी की जरूरत इसलिए पड़ी कि एफआईआर पे जो कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस करेगी, कहीं ना कहीं उसमें लीपापोती का काम करने का काम एसआईटी करेगी। एसआईटी की जब एफआईआर ही दर्ज हो गई तो एसआईटी की जरूरत ही नहीं होती। तो ये सब तो डिले करने का मामला है। गहलावत साहब एक और बात कर रहे थे कि जी इनेलो की कोठी पे वो चले गए। अरे भैया, आपके पास या तो हुड्डा साहब या इनेलो, इसके अलावा यहां पर मुद्दा है बेटी का। एक भाई जो कह रहे हैं जी हम बेटियों के साथ हैं, तो हम महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं। ये कैसी इज्जत है? जहां उन्नाव केस हुआ, हाथरस केस हुआ, बुलडोजर कांड हुआ, ये कैसी महिलाओं की इज्जत है? जहां मां बेटियों को जिंदा जला दिया गया, तो बाबा बुलडोजर जो चल रहे थे वो क्या रहा बाबा बुलडोजर का? ये उसके नतीजे हैं। भाई को भाई से लड़ाने की जो ये राजनीति और जो सिर्फ ये नारों में आज सीमित रह गए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो बेटियां नहीं थी जो जंतर मंतर पे बैठी थी? उनको इन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जोड़ दिया। क्या वो बेटी नहीं थी जो वहां पर जिंदा जला दी गई? क्या उस बेटी के सम्मान में इन्होंने क्या कार्रवाई करी? जो बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, वो रो रो कर 10 दिन बैठकर अपने घर आ गई, वहां भी एक एसआईटी गठित हो गई। तो ये वो लोग हैं ज्योति जी, जिनको जो आज सत्ता के नशा में चूर हैं, जो विपक्ष को बोलने नहीं देते, लोकसभा में माइक बंद कर देते हैं। हरियाणा और दिल्ली की संसद में अगर 15 सांसद हैं हरियाणा से जाते हैं जो दिल्ली की संसद में, अगर वहां किसी ने किसान की, जवान की, महिलाओं की, बेरोजगारी की अगर किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई है तो वो मात्र एकमात्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाई है। तो ये वहां पर जो महिला जो कोच बैठी हुई थी, महिला खिलाड़ी थी, उनको दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जोड़ देते हैं। यहां अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में विधानसभा में इस महिला कोच की अगर बात उठाते हैं, संदीप सिंह के इस्तीफे की बात करते हैं, तो ये एफआईआर की बात करते हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक चुकी है। ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ सत्ता के नशे में मिल बांट कर अपने हरियाणा की जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम है। ओपीएस के अंदर इन्होंने क्या करा? जो पुराने जितने भी हमारे कर्मचारी थे वो सिर्फ वहां पर प्रदर्शन धरना दे रहे थे। को लेकर अगर समय बचता है तो उस पर भी आएंगे, क्योंकि आज की पूरे दिन की कार्यवाही पर हमें चर्चा करनी है। राजकुमार जी, कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही कि संदीप सिंह इस्तीफा दें और बेटियों की सुरक्षा को लेकर दावत हुई किया जा रहा है कि हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर मैदान में हैं, पूरा हरियाणा ये चाहता है कि संदीप सिंह को बर्खास्त किया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए, तो क्या इस बात को स्थापित करने में कांग्रेस कामयाब होगी कि बाकी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी है सदन में? सदन का मामला हो, सदन के बाहर का मामला हो, देखो बेटियों की अस्मिता से जोड़ उठा रही है, बेटियों की सुरक्षा से जोड़ उठा रही है, तो मकसद तो वही, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि महज आरोपों के आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए उसकी अपनी सीमाएं हैं। नैतिक आधार लागू होता है व्यक्ति के ऊपर। संदीप सिंह ने नैतिक आधार पर खेल विभाग छोड़ दिया, जिसके वो मंत्री थे और जिस कोच ने आरोप लगाया वो विभाग के दायरे में आते, उसके अधीन आते। जहां तक कानूनी कार्रवाई का सवाल है तब तक संभव नहीं है जब तक जांच नहीं हो जाती, जांच रिपोर्ट नहीं आती। और जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी फिर मंत्री पद नहीं जाएगा। संदीप सिंह के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो किसी आम अपराधी के विरुद्ध होती है। तो हमें उस समय की प्रतीक्षा तो करनी चाहिए। वो खेल विभाग छोड़ने को साधारण घटना नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगता है
तो उससे कहा जाता है जांच के समय तक, जब तक जांच जारी है, आप लंबी छुट्टी पे चले जाइए, या उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। कमोबेश वही संदीप सिंह ने खेल विभाग छोड़ दिया ताकि मेरे ऊपर आरोप न लगे। मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं नैतिक आधार पर, तो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से उनका कद बढ़ा। बिल्कुल। लेकिन कानूनी बाध्यता ऐसी न संदीप सिंह पर है, न सरकार पर है, न मुख्यमंत्री पर है। बिना जांच रिपोर्ट आए, बिना उनके दोषी ठहराए, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती। ठीक है। तो राजनीति अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, दोनों का फर्क हमें समझना है। जी आएंगे अजय जी। गहलोत जी, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि ठीक है जांच करवा रहे हैं आप लोग, लेकिन जब तक जांच नहीं होती तब तक मंत्री पद से इस्तीफा वो दे दें। ठीक है, अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि फिर आप स्टेट मिनिस्टर बनाएं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाएं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएं, इसमें कांग्रेस को या भूपेंद्र हुड्डा को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए ज्योति जी, मैंने ये नहीं कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा इस्तीफा दे। मैंने ये कहा था कि नैतिकता की बात उसको करनी चाहिए जिसमें खुद नैतिकता हो। अगर वो इस्तीफा दे के नैतिकता की बात करे तो लोगों के समझ में आ सकती है। जो 6 केसेस पे है, और एक भाई ने कहा कि आपने आईडी ने इतनी रेड की कांग्रेस के टाइम में और बीजेपी के टाइम में इतनी रेड की। कांग्रेस के टाइम में तो खुद लोग भ्रष्टाचार कराते थे, नेता उनसे मिलकर, इसलिए उनको पकड़ा नहीं जाता था। तो आज गहलोत साहब आज कौन भ्रष्टाचार करा रहे हैं? अरे सुनो भाई, हमारी सरकार तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में ठूसने का काम कर रही है। हमने तो फल भी पकड़ा है, ये नहीं है। तो गहलोत साहब भ्रष्टाचार तो हो रहा है, इसका मतलब उधर साहब तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है ना, इसका मतलब तो भ्रष्टाचार आप 8 साल में रोक नहीं पाए। गुड़गांव का नगर निगम देख लो, बिजली विभाग देख लो, कोई सरकारी विभाग देख लो, आप यहाँ पर तहसीलदार का ऑफिस देख लो, कहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है? पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है। खनन माफिया आपके कार्यकाल में हुआ, शराब घोटाला आपके कार्यकाल में हुआ, रजिस्ट्री घोटाला आपके कार्यकाल में हुआ। आप बताइए कौन से घोटाला आपने नहीं करा? 8 साल में हरियाणा की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम आप लोगों ने करा। आपने जिस संदर्भ में जनता के ऊपर टैक्स लगाए और आप जनता को दे क्या रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और उसके बाद मंत्री से झंडा फहरवा रहे हैं। अरे भैया दूसरे की सुन लो। और गहलोत साहब सुन के तो बैठे हैं, सुन के तो बैठे हैं। मेरे को एक विभाग बताओ जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चाहे निगम में जाओ, चाहे तहसील में जाओ, चाहे बिजली विभाग में जाओ, चाहे हुड्डा विभाग में जाओ, आप कहीं भी जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता। आप जो लोग आप सरकारें तोड़ते हैं, उन विधायकों को पैसे कहाँ से लाते हैं? कांग्रेस से लेकर आते हैं पैसे। जहाँ गोवा में सरकार तोड़ते हो, मणिपुर में तोड़ते हो, मध्य प्रदेश में तोड़ते हो, जहाँ आप लोग सरकार तोड़ते हैं, उन विधायकों को महाराष्ट्र में उनको पैसे कहाँ से लाते हो? क्या विधायक अपनी सैलरी में से पैसे देता है? बिना भ्रष्टाचार के पैसे आपने आज देश में सबसे बड़ी धनाढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या विधायकों की तनख्वाह से हो गई? गुड़गांव में एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए और अपने लिए 5 स्टार कार्यालय बना लिया, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बना लिया और हॉस्पिटल 8 साल से वैसे का वैसा पड़ा है। तो आप लोग ये भ्रष्टाचार की बातें आप तो मत करो। गहलोत साहब भ्रष्टाचार की बात मत करो। हरियाणा को रोजगार में नीचे धकेल दिया, क्राइम में सबसे ऊपर चला गया, इंडेक्स में सबसे ऊपर आ गया। एक हॉस्पिटल, एक कोई विश्वविद्यालय पूरे हरियाणा में आप लोग नहीं बना पाए। हुड्डा साहब के किए हुए काम पर आप सफेदी नहीं करा पाए। सड़कें टूटी पड़ी है, मेट्रो वहां की वहां खड़ी है। आप लोग भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं? आपके मन में खोट पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार के अलावा आपने करा क्या है? पिछले 8 साल में गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया, हुड्डा का नाम बदल के HSVP कर दिया। या तो नाम बदलते हो, या हरियाणा को जलाने का काम करते हो, या भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हो। और इसके अलावा आपने किया क्या है? आज भी हरियाणा में मुद्दे पर बात करेंगे मनीष जी। आप ये आपकी जो नीतियां हैं, खटाना जी, आप उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। आप सुनिए, आप उन्हें गहलोत जी बात कंप्लीट कीजिए। ज्योति जी, मेरा ये कहना है कि आरोप लगाना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन सुनना बहुत मुश्किल बात है। कितने स्कैंडल इनके राज में होते थे। इन्होंने कहा कि MLA खरीदने की बात, जब इनकी 40 सीटें आई थी, 5 अचका के तोड़ के ये नहीं ले गए थे। ये दूध के धोए हुए हैं ज्यादा,
इसीलिए मैं कहता हूँ नैतिकता की बात वो कर रहे जिसमें नैतिकता खुद हो। और हमारी सरकार ने जितने 13 सीटें 13 इनकी जो लिस्टें थी अपॉइंटमेंट की वो कैंसिल नहीं करी कोर्ट ने, और 14वीं को क्या संदिग्ध नहीं मान लिया। सारी नौकरी एक ही जगह कोठी पे देखते थे, आप लोग बेचते थे, सारी नौकरियों को आप लोग बेचते थे, करोड़ों रुपए तो आप लोग खुद ही बेचते थे, भैया आप सुनने की कोशिश ही नहीं करते जाते हैं। चेयरमैन आपका संलिप्त पाया जाता है, आप में सारे पर्चे नौकरियों के आपके लीक हो जाते हैं। आप में सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वहाँ शोर मचाते हो विधानसभा में। आपका कौन सा नौकरी का पर्चा बच गया? पहली बात तो नौकरी देते हो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते, इंटरव्यू देते हो तो पर्चे लीक हो जाते हैं, वहाँ आपके पैसे पकड़े जाते हैं। हरियाणा को आपने कहां से कहां पहुंचाया, इस बात को कब मानेंगे? विधानसभा में हुड्डा साहब को नहीं बोलने देते, लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा को नहीं बोलने देते। हरियाणा की जनता की आवाज, हरियाणा को हरियाणा में जनता की जन की आवाज नहीं सुनते। आपने हिम्मत ही नहीं सुनने की। चलो मनीष जी, अब हम चर्चा को आगे ले जाते हुए देश की आवाम सुन चुकी है, चर्चा में आगे बढ़ते हुए आपके बहकावे में ये जो आपके झूठे, ठीक है अजय गुलिया जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब सुनिए आप मनीष जी। अजय जी देखिए, भ्रष्टाचार की बात करें, कोई पता होना चाहिए कि सोने के बाथरूम किसके पाए, किसके नेता के पाएंगे, ये इनको तय करना है। और ये देश को पता है किसके पाएंगे, क्योंकि सोने के बाथरूम भी किसके पाएंगे तो भ्रष्टाचार में कौन बोलेगा। ज्योति जी, ये सारी चीजें सोचने की है कि आरोप लगा देना और नहीं लगा देना को लगता। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कितने आरोप हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक आज होल्ड करते हैं, नेता प्रतिपक्ष का रैंक का होता है उनको भी पता होना चाहिए। 7 सीट है, बेल पर है, सब कुछ है। इन्होंने किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के किसानों की जमीन को लुटवाया, वो सारे केसेस के ऊपर है, वो सभी को पता है, वो मेरे कहने की बात नहीं। देखिए, एक चीज और है, ये जो बार बार कहते हैं कि आरोप है, मैं यही तो कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि इनके नेता जो 7 सीट हैं और बेल पर है, ये कहते हैं वो बेकसूर है। तो क्या ये कहने का अधिकार दूसरे राजनीतिक दल को नहीं, या ये राइट टू इक्वालिटी या जस्टिस का अधिकार किसी संदीप सिंह को नहीं है? ये संदीप सिंह जी के बारे में एक बात कहते हैं, बेटी के बारे में कहते हैं। मैं स्वयं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरे प्रदेश की, मेरे जिले की एक बेटी कोच है या मेडल लेकर के आए। क्या संदीप सिंह जी हिस्ट्री सीटर है क्या? वो भी देश के लिए मेडल लेकर के आए हैं। उनके ऊपर अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उनको जांच में दोषी या निर्दोष होने का समय तो दिया जाना चाहिए। क्या उनको ये राइट नहीं है? ज्योति जी, उनको ये राइट नहीं बनता? ये जो महिमा मंडल किसी और का कर रहे हैं या अपने नेता का कर रहे हैं या पार्टी का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि संदीप सिंह कोई हिस्ट्री सीटर है क्या? वो भी भारतवर्ष के लिए तिरंगा लहराया उन्होंने, हॉकी में मेडल लेकर के आए हैं, चाहे वो एशियन गेम्स रहे हो, चाहे वो दूसरे गेम्स रहे हो, चाहे वो वर्ल्ड कप रहा हो, वो भी भारतवर्ष के लिए मेडल लेकर के आए हैं। देश का गौरव उन्होंने बढ़ाया। अगर आज उनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो उनको कम से कम एक आम भारतीय नागरिक की तरह, जो हमारा संविधान इजाजत देता है कि उनको अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाए। हाँ, प्रथम दृष्टा एक चीज बनती थी कि खेल विभाग में होने के नाते वो शायद कुछ इसमें, देखिए ये भी मानना है, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है कि वो कुछ कर सकते थे। खेल विभाग उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंप दिया। आज उनके पास भी अपने आप को निर्दोष साबित करने का एक मौका होना चाहिए। अगर वो अपने आप को नहीं कर पाते तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो ये सारी चीज, देखिए संयम एक बहुत बड़ी चीज है ज्योति जी। उन्होंने खेल विभाग छोड़ दिया है और अगर जांच में उनके खिलाफ कुछ भी आता है, कुछ भी उनके खिलाफ साबित होगा तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अन्यथा वो भी देश का नाम, गौरव, देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। जी विजेंद्र रेड्डी जी, बार बार देखिए सत्तासीन दोनों ही दलों का कहना ये है कि जांच का इंतजार किया जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद जाहिर एक्शन होगा ही होगा। तो विपक्ष इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दी में क्यों है? कोई टाइम बाउंड भी तो होता होगा भाई, इतना समय लगा, इतना बड़ा मुद्दा भी तो होता होगा
भाई इतना समय लगेगा। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि कहीं से बाहर से इंक्वायरी करनी थी, बाहर जाकर के तथ्य जुटाने का काम करना था, या किसी दूसरे स्टेट में जाना था, या कहीं इंटरनेशनल तथ्य इकट्ठे करने थे इन्होंने। ये चंडीगढ़ का ही मामला था, चंडीगढ़ की पुलिस ने करना है और हरियाणा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लगी। तो कितने दिन हो गए आज तक ये SIT की जांच कहां तक पहुंची है, क्या रिपोर्ट आई है, और हरियाणा प्रदेश जानना चाहता है कि इसमें कितना समय और लगेगा। तो ये जांच इतनी लंबी क्यों खींची जा रही है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। जांच आज तक क्यों नहीं आई है? आपने उसको सर्टिफिकेट पास का देना, फेल का देना, आप दे करके कम से कम प्रदेश की जनता को ये तो बताने का काम करे भाई हमने जांच कर ली और इसमें ये पाया गया है। इसको क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है? इसकी जांच की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत जो है ना जल्दी से जल्दी इसको आउट करने का काम करना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कानून का राज हरियाणा प्रदेश में। ज्योति जी मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें कहता है कि हरियाणा प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है, यहाँ पर क्राइम है, भ्रष्टाचार है, हत्याएं हैं, किडनैपिंग है, चोरी है, डकैती है, जो सामाजिक प्रगति का सूचकांक होता है कि उसमें हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे आया है। तो कानून का राज कहाँ हो गया? और जब कानून का राज नहीं है तो जो एक व्यक्ति मंत्री पद पर बैठा, ये बार बार कहते हैं कि इन्होंने खेल मंत्रालय को छोड़ दिया, लेकिन आज भी उनका पोर्टफोलियो जो है एक मिनिस्टर का है, उनका एक स्टेटस है जो मिनिस्टर का है। एक मिनिस्टर से एक हवलदार जाकर के कैसे इंक्वायरी करेगा, कैसे जांच करेगा? जब मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है तो उसके अनेकों प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके अनुसार बात करनी होती है। ये सत्य है कि नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए था। अगर ये नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को ले लेना चाहिए था, लेकिन ये इस्तीफा भी नहीं देते हैं और इस्तीफा लेते भी नहीं है। तो कम से कम इनको इतना तो करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्रीय तिरंगा जैसे समारोह के लिए तो इनको मुख्य अतिथि नहीं बनाना चाहिए। इनको गुलदस्ते के रूप में अपने रूम में बिठा करके रखो, ठीक है भाई पोर्टफोलियो बना रहेगा इनका, लेकिन समाज से तो कम से कम जब तक जांच की रिपोर्ट पूरी नहीं आती, जब तक गवर्नमेंट इसको सर्टिफिकेट नहीं देती निर्दोष होने का, तब तक कम से कम जनता की नजरों, जनता के समारोह में, प्रोग्रामों में तो इनको भेजने का काम ना करें। ये तो कम से कम इतना तो इनके ऊपर कर सकते हैं। दूसरी बात ज्योति जी कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर भी मुकदमे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। भाई नेचर ऑफ केस तो देखो ना आप, मुकदमे का स्वभाव क्या है, मुकदमे की प्रकृति क्या है वो देखिए आप। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसा मुकदमा है जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती है। अगर भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है, उसकी जांच चलेगी, जो दोषी होगा मिलेगा, जैसे भी सजा होगी मिलेगा। लेकिन ये मामला ऐसे है कि इसका और भी आगे इसका खतरा है। कल को वो लड़की तंग आकर के कुछ बड़ा एक्शन ले लेती है, कुछ और अनहोनी हो जाती है, तो कौन जवाब देगा इसका? तो ये जवाबदेही तो सरकार की बनती है ना। नहीं इनमें टाइम बाउंड ये कर रहे हैं, इतनी लंबी खींच दी है। कुल मिलाकर के ज्योति जी ये धीरे धीरे सरकार की पॉलिसी है कि लिंगर ऑन मामला हो जाएगा, धीरे धीरे प्रदेश की जनता इसको भूलने लग जाएगी और इनको पाक साफ निकालने का काम करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में कानून नाम की कोई जो ना लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ पर चाहे किसी भी हिसाब से आप देखेंगे, चाहे सुरक्षा का, महिला सुरक्षा का मामला देख लीजिए आप, वो भी पीएमओ ऑफिस ने आंकड़ा दिया है 27% की बढ़ोतरी है महिला सुरक्षा में। महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े हैं 27% पिछले जो ना समय से। तो हर जगह चाहे वो SPI है, चाहे महिला अपराध है, सारा ही बढ़ता जा रहा है। दूसरी बातें देखो संक्षेप में, क्योंकि आज की डिबेट हमारी इसकी मुद्दे के ऊपर है, लड़कियों से छेड़छाड़ के ऊपर। ये गंभीर मुद्दा है, सरकार को अभी इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अब पेवा में वो थी, अपनी दुल्हन थी सोनिया दुल्हन ने विरोध किया, उसी को उठा करके अंदर डालने का काम करती है, उसी को उठा करके ले जाती है। तो महिला सुरक्षित होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश की, ये मांग है। राजकुमार जी, पहली बात तो विपक्ष को सरकार की नीयत पर ही विश्वास नहीं है, और दूसरा SIT पर भी नहीं है कि SIT जब जब जांच करती है क्या रिपोर्ट आती है, क्या कुछ, कभी उसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती। और SIT जो जांच करेगी उस पर यकीन नहीं है विपक्षी पार्टियों को। यही दावा कि इसको लेकर इतनी जल्दी में है कि मंत्री इस्तीफा दें ताकि निष्पक्ष ढंग से जांच हो सके। कि जिस तरह का ये मामला है, जितना संवेदनशील मामला है, उसका ये तकाजा तो है कि जांच एक समयबद्ध दायरे में हो, अनंत काल तक न चलती। इसलिए विपक्ष की ये मांग तो अपनी जगह उचित है कि एक
समय सीमा बताई जाए, जांच की प्रगति क्या है और कब तक जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। बाकी चीजें राजनीतिक है, उसके बारे में पहले कहता हूँ, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, सरकार का अपना एक कानूनी स्टैंड है कि जब तक दोषी नहीं तब तक कार्रवाई नहीं, और दोषी के बाद सिर्फ सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, फिर तो अदालत भी सजा देगी। वो फैसला अदालत करेगी, सरकार नहीं करेगी, विपक्ष भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संवेदनशीलता मामले की मांग करती है कि एक समय बंद दायरे में जांच संपन्न हो, उसकी रिपोर्ट आए और लोगों के लिए सार्वजनिक, ये मांग बिल्कुल जाए। ठीक है, अजय गुलिया जी क्या कहेंगे इस मांग को लेकर कि टाइम बाउंड हो जांच को लेकर? देखिए, जो कि मैं क्यों कहता हूँ टाइम बाउंड सरकार कैसे कर सकती है। देखिए, जब चंडीगढ़ पुलिस के पास जांच का विषय है, क्या हरियाणा सरकार उसमें जांच में उसको टाइम बाउंड कर सकती? क्या हरियाणा प्रदेश की सरकार टेक्निकली उसको टाइम बाउंड कर सकती? नहीं कर सकती। और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो स्वयं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जो कि किसी भी सूरत में ओवरलैप चंडीगढ़ की रिपोर्ट को नहीं कर सकती, वो उसको ओवरलैप नहीं कर सकती। लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई कि कम हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी कम से कम फैक्ट की जानकारी हो और वो उस पर कार्रवाई कर सके। अन्यथा जब एक एसआईटी का गठन चंडीगढ़ की तरफ से हो गया था, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से हो गया था, अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आवश्यकता क्या थी होती। लेकिन मैं आपको एक तो इसके मायने और इसकी जरूरत क्या कि बार बार आप खुद ही कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस से जांच कर रही है, तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो फैक्ट फाइंड किए जाएंगे उनका क्या मायने, क्या समझे जाए इसके? देखिए, इसको ओवरलैप नहीं कर सकती, लेकिन अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तो जांच तो चंडीगढ़ पुलिस को ही करनी है, उसको लेकर भी विपक्ष फिर सवाल खड़े करते हैं ना कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो गठित की गई है उसकी क्या जरूरत है, उसके क्या मायने हैं, क्या उसका काम है? फिर लीपापोती के लिए लीपापोती के आरोप लग रहे हैं। नहीं, फैक्ट उसको ओवरलैप नहीं कर सकती। इनको बताओ, कोई कांग्रेस के प्रवक्ता बताओ। अगर चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है तो उसमें हरियाणा की एसआईटी क्या करेगी? हरियाणा की एसआईटी का कोई रोल ही नहीं है। जब ओवरलैप कर ही नहीं सकती, जांच चंडीगढ़ पुलिस को ही करनी है, तो ये पूछा जाना विपक्ष का कि फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम क्या है? अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में ये आता है कि संदीप सिंह जी दोषी हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो गठित की है, अगर उस कमेटी में आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चंडीगढ़ पुलिस से पहले कार्रवाई करेगी या बाद में करेगी? नहीं, ये आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर है, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। आप सरकार में बैठे हैं, लेट द कमेटी डिसाइड। आप सरकार में बैठे हैं गुलिया साहब। अगर आप सरकार में होते तो उस कमेटी की जांच की रिपोर्ट को आप मैनिपुलेट करते। नहीं गुलिया साहब, अगर दोनों एसआईटी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अगर मान लें अगर जांच नहीं मिलती है, रिपोर्ट नहीं मिलती है, उसके बाद क्या फिर? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली रिजल्ट तो एसआईटी चंडीगढ़ रिपोर्ट ही आएगी, चंडीगढ़ की पुलिस जो कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो कि है कि बहुत सीनियर रिस्पेक्टेड महिला अधिकारी जिसको कि पूरा हरियाणा एक सम्मान की दृष्टि से देखता है, अगर उन्होंने संदीप सिंह जी को उस कमेटी की रिपोर्ट से पहले दोषी माना तो उनके ऊपर कार्रवाई हरियाणा प्रदेश की सरकार कर देगी। चलिए, आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, हमने चर्चा की। आज पहला दिन हंगामेदार रहा, संदीप सिंह केस को लेकर हंगामा हुआ और इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर, जब तक ये जांच साफ नहीं होगी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे।